पागलों की भीड़, उसमें वो शहर को बोलता है कि गांव वाले लोग पागलों की भीड़ से बहुत दूर रहते हैं, उनको उनकी लाइफस्टाइल से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी शांति से बिताते हैं। तो उसी से ये लाइन ली गई। उस समय ये पोइम काफ़ी फेमस थी, जिस तरह से अब फिल्मों में कई गाने फेमस हो जाते हैं ना, उन गानों से ही टाइटल लेके फिल्म बना देते हैं। तो इसने भी फिर वो टाइटल लेके फिर उस पे अलग लिखा है। हाँ, तो उसकी मतलब पॉपुलैरिटी को यूज़ करने के लिए कई बार इसने उससे लिया गया था। और ये स्टोरी उससे मिलती जुलती भी तो है ना, क्योंकि ये स्टोरी गांव की है। वेदरबरी एक फार्म है, उसी की है, सारा गांव के कैरेक्टर हैं लगभग सारे, सार्जेंट रॉय को छोड़ करके। द टाइटल ऑफ द पोएम इज एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। द लाइन इन विच द फ्रेज अकर्स इज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। पूरी लाइन ये है कि पागलों की भीड़ का जो इग्नोबल स्ट्राइफ है, उनका जो स्ट्राइफ है, लड़ाई झगड़े हैं उनके, जो इग्नोबल हैं, नोबल का उल्टा इग्नोबल होता है। इग्नोबल का मतलब जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, वो लड़ाइयाँ। तो ये पूरी लाइन है इसकी। द एलिजी डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ द ऑब्सक्योर पीपल बट रिमार्केबल पीपल हु लिव इन विलेजेस। तो ये एलिजी जिसमें से लाइन ली गई है, इस एलिजी में उन लोगों का वर्णन है जो गांवों में रहते हैं और उनकी लाइफ ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का मतलब है, हाँ, ऑब्सक्योर किस में था वो? उसमें तपस्वी नहीं, तपस्वी में नहीं था वो, नहीं, वो तो ऑस्टियर है, एस्थेटिक था। हाँ, वो अलग है। और ये ऑब्सक्योर का मतलब है जो सामने नहीं आते, छुपे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। प्रच्छन्न, हिंदी याद है तुम्हें अच्छे, शुद्ध हिंदी में प्रच्छन्न कहते हैं, यानी जो सामने नहीं आता। अब गांव वालों की लाइफ ऑब्सक्योर इसलिए होती है क्योंकि भले ही उनमें कोई टैलेंट हो, भले ही उनमें कोई अच्छा गुण हो, हाँ, पर वो रफ डायमंड है, जंगल के फूल है वो, उनकी अप्रिशिएशन करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वो वहीं जीते हैं, वो छोटी सी दुनिया में वहीं मर जाते हैं, कोई उनको कदर नहीं करता उनकी, तो उनकी लाइफ ऑब्सक्योर है। तो ये एलिजी है, ये उन लोगों के, गांव वाले लोग जो ऑब्सक्योर जीवन जीते हैं लेकिन रिमार्केबल होते हैं। रिमार्केबल का मतलब विशिष्ट होते हैं, उनमें कुछ गुण होते हैं। हार्डी हैज़ एप्टली चूजन द टाइटल ऑफ हिज नॉवल फ्रॉम दिस फेमस पोइम। हार्डी ने बड़े ही अच्छे तरीके से वो नॉवल का टाइटल, अपने नॉवल का टाइटल इस पोइम में लिया है। द फ्रेज इज़ ब्यूटीफुल इन इट सेल्फ। ये फ्रेज़ अपने आप में बहुत सुंदर है। इट इज़ म्यूज़िकल एंड एक्सप्रेसिव, और ये म्यूज़िकल भी है और एक्सप्रेसिव भी है, बहुत कुछ व्यक्त भी करती है। इवन एज इट स्टैंड्स देर आर मैनी एसोसिएशंस कनेक्टेड विद दिस फ्रेज। और इस फ्रेज के साथ बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इट रिमाइंड अस ऑफ द मेलंकलिक टोन एंड द सेक्लूडेड एंड क्वाइट एटमोसफेयर ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दिस फ्रेज हैज़ बीन टेकन। तो जैसे ही हम इस फ्रेज को पढ़ते हैं, हमारे सामने एक मेलंकलिक और सेक्लूडेड एटमोसफेयर आ जाता है, क्योंकि ये उस पोइम के अंदर उस संदर्भ में यूज़ हुआ है ना, तो हमारे सामने वो गांव का वातावरण आ जाता है जो मेलंकलिक है, थोड़ा सा उदास है, और सेक्लूडेड है, एकांत है थोड़ा उसमें। और ये जो पोइम लिखी गई है ना, तो ये पोइम उस पोइट ने कब्रिस्तान में बैठ के लिखी है, तो वो चित्र भी हमारे आगे आ जाता है। इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ ऑब्सक्योर विलेजर्स हु फॉर्म पार्ट ऑफ दिस पोइम। और इस लाइन से हमारे सामने उन गांव वालों की महानता का भी पता याद आ जाती है, हमारे वो ऑब्सक्योरनेस की भी याद आ जाती है कि वो किस तरह से छुपे हुए रहते हैं। दस द टाइटल हेल्प्स इन सेटिंग द टोन ऑफ द नॉवल। तो नॉवल की टोन का पहले से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह की नावल होगी। फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड से जब हमें वो पोइम याद आती है ना, उस पोइम के याद आने से हमें ये पता लग जाता है कि नॉवल किस बारे में होगी। गांव के लोगों के बारे में होगी, उनकी सिंपल सी एक्टिविटीज़ के बारे में होगी, उनके गुणों के बारे में भी हो सकती है, उनके छोटे मोटे जो दुख हैं और छोटे मोटे सुख हैं उनके बारे में होगी, और है भी इन्हीं के बारे में, सारा गाँव का ही है। इट इवोक्स द प्रॉपर रिस्पॉन्स इन अस इवन बिफोर वी बिगिन द नॉवल। तो नॉवल को पढ़ने से पहले ही हमारे अंदर इस तरह के रिस्पॉन्स आ जाते हैं। दस द टाइटल सेट्स द टोन ऑफ द नॉवल। तो ये टाइटल नॉवल की टोन को सेट कर देता है, पहले बात तो ये है। आगे, एक्सप्रेसिव ऑफ द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। ये गांव की जो लाइफ है उसको एक्सप्रेस करती है। ये जो टाइटल है, कंट्री साइड का मतलब होता है गांव का दृश्य। The title is appropriate because the writer is here concerned with the life in the countryside. टाइटल इसलिए भी अप्रोप्रिएट है क्योंकि राइटर यहाँ पे
कंट्री साइड की लाइफ के प्रति कंसर्न है, यानी उसके प्रति जागरूक है, वो बताना चाहता है, उससे संबंधित है गांव की। इंग्लिश कंट्री साइड फॉर्म्स द सेटिंग ऑफ द नॉवल, और नॉवल की सेटिंग भी इंग्लिश कंट्री साइड के अंदर है, यानी इंग्लिश के अंग्रेज़ों के गाँवों में इसकी सेटिंग है, शुरुआत और अंत वहीं होता है। द कैरेक्टर्स आर ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द कंट्री साइड, कैरेक्टर भी गाँव के हैं। द मेन सीन ऑफ द इंसिडेंट्स इन द नॉवल इज़ वेदरबरी, और मेन सीन कहाँ पे होता है? वेदरबरी में, जो फार्म है एक। ऑल द कैरेक्टर्स आर मोल्डेड एंड फैशनड बाय कंट्री इन्फ्लुएंसेस, और इस नावल के सारे कैरेक्टर जो हैं वो मोल्डेड हैं। मोल्डेड का मतलब है सांचे में ढले हुए हैं, आकृति उनकी, और फैशन का मतलब निर्मित हैं कंट्री इन्फ्लुएंसेस से, यानी गांव के प्रभावों से वो मोल्डेड हैं, उसी सांचे में ढले हुए हैं गांव के, और उसी से निर्मित हैं वो। ओनली ट्रॉयज कैरेक्टर इज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाउन लाइफ, एक ही ऐसा कैरेक्टर है ट्रॉय जो शहरी जीवन से इंस्पायर है, इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है। द बेस्ट ऑफ देम, बाथशेबा एंड ओक, आर द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ व्हाट द इंग्लिश विलेज कैन प्रोड्यूस, और जो सबसे बढ़िया दो कैरेक्टर हैं, बाथशेबा और ओक, जो हीरो और हीरोइन हैं, वो फाइनेस्ट स्पेसिमेन है। फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छे, और स्पेसिमेन का मतलब नमूने हैं, सैंपल हैं, ऑफ व्हाट द इंग्लिश विलेज कैन प्रोड्यूस, जो अंग्रेज़ों के गांव जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी अंग्रेज़ों के गांवों में जो अच्छे से अच्छे कैरेक्टर जो प्रोड्यूस होते हैं ना, बनते हैं, उनमें ये जो उसके अच्छे स्पेसिमेन हैं, उसके उदाहरण है अच्छे ये बाथशेबा और ओक। द विलेज फोक लैंड द नॉवल इट्स पेक्यूलियर चार्म, गांव के जो लोग हैं, विलेज फोक होते हैं आम लोग, गांवों के जो आम लोग हैं वो नॉवल को एक अजीब सा आकर्षण देते हैं। पेक्यूलियर का मतलब एक विशिष्ट आकर्षण देते हैं। कैप्चरिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेज साइड इज एज मच द एम ऑफ दिस नॉवल एज टेलिंग द स्टोरी ऑफ ओक एंड बाथशेबा। तो ओक और बाथशेबा की स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है ही है, उसके साथ में जो गांव का वातावरण दिखाया गया है, जो उसने कैप्चर किया है गांव के वातावरण को, वो भी राइटर का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, और वो भी एक बहुत बड़ा आकर्षण भी है। दिस इज़ वाई वी फाइंड सो मैनी सीन्स कनेक्टेड विद द रस्टिक्स ऑफ दिस नॉवल, तभी तो इस नॉवल में हम ऐसे बहुत सारे सीन पाते हैं जो रस्टिक से रिलेटेड हैं। रस्टिक का मतलब गांव में रहने वाले को रस्टिक कहते हैं, गंवार कहते हैं ना जिसको, तो गंवार तो हम नेगेटिव वे में ले लेते हैं, जिसको कुछ आता जाता ना हो, लेकिन एक्चुअल में गांव वाले को गंवार कहते हैं, गांव के रहने वाले को, तो इंग्लिश में उसको रस्टिक कहते हैं, रस्टिक पीपल। रस्टिक पीपल का मतलब गांव के लोग, जिनको ज़्यादा शहरी कल्चर से लगाव या उनका नॉलेज नहीं है इतना। दिस इज़ वाई वी फाइंड सो मैनी सीन्स कनेक्टेड विद द रस्टिक्स इन द नॉवल, तो नॉवल के अंदर जो रस्टिक लोग हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे सीन हैं। द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवल आर ओक, बाथशेबा, बोल्डवुड, ट्रॉय एंड फैनी, तो ये 4-5 कैरेक्टर मेजर हैं। येट वन ऑफ द मेजर चार्म्स ऑफ दिस नॉवल कंसिस्ट्स इन द बिग ग्रुप ऑफ रस्टिक्स, तो जो बहुत बड़ा एक ग्रुप है रस्टिक्स का, गांव वाले लोगों का, उनका जो ग्रुप है वो भी नॉवल का एक अच्छा खासा आकर्षण है हमारे लिए, क्योंकि जब हम ये नॉवल पढ़ते हैं तो हमें अंग्रेज़ों के गांवों का भी नॉलेज होता है कि अंग्रेज़ों के गांवों में इंग्लिश जो विलेजेस थे वहाँ की लाइफ कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे थे, कैसे वो खेल खेलते थे, कैसी बातें करते थे, कैसे एंटरटेनमेंट करते थे, क्या उनका रहन सहन था, ये सब पता लगता है अपने को, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। द रस्टिक्स प्रोवाइड मच ह्यूमर एंड फन इन द नॉवल, तो नॉवल के अंदर बहुत सारा व्यंग्य, मजाक, मस्ती, ये सब उन्होंने प्रोवाइड की है रस्टिक्स ने। विदाउट देम द नॉवल वुड लूज इट्स पेक्यूलियर चार्म, इट्स इंडिविजुअलिटी, उसके बिना ये नॉवल अपना विशिष्ट आकर्षण, अपनी व्यक्तिगतता जो है वो खो देती। द नॉवल डील्स विद द एलिमेंटल पैशंस एंड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन नेचर, अब ये नॉवल जो है आदमी के जो एलिमेंटल पैशन है, जो उसके मूलभूत उसके अंदर जो पैशन है, जो लगन है, जो गुण है, वो जो फीलिंग्स है, उससे भी डील करती है, वो भी हमें बताती है। द टाइटल इज अप्रोप्रिएट इन येट अनदर वे, तो टाइटल जो है इस तरीके से भी अप्रोप्रिएट है। द पैशंस एंड फीलिंग्स विद विच द नॉवल डील्स आर ऑफ एन एलिमेंटल नेचर, तो जो पैशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो एलिमेंटल हैं। एलिमेंटल का मतलब है आदमी में जन्मजात हैं वो गुण, उसके एलिमेंट में ही शामिल है, उनसे जुदा नहीं हो सकता। वो हो सकता है शो ना करे लेकिन अंदर जरूर रहते हैं, कभी न कभी बाहर जरूर आते हैं वो। द फीलिंग्स विच गिव लाइफ टू द नॉवल आर सिंपल ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ लव एंड जेलसी, और नॉवल की जो फीलिंग है वो फीलिंग का एक ही है, मेन फीलिंग जेलसी की और लव की, ये जो थीम है मेन है नॉवल की।
नो कैरेक्टर इन द नॉवल हैज़ एनी कॉम्प्लेक्सिटी, और नॉवल में सारे कैरेक्टर जो है वो सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है किसी में, यानी जो जैसे है वैसे ही दिखाए गए। कई कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो अंदर से कुछ होते हैं, बाहर से कुछ होते हैं, और बदलते भी रहते हैं, उनका नेचर भी बदलता रहता है। शुरू में दुष्ट होते हैं, बाद में अच्छे बन जाते हैं, या पहले अच्छे होते हैं बाद में दुष्ट बन जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। दस इन द नॉवल वी हैव ह्यूमन कैरेक्टर एट इट्स सिंपलेस्ट, सिंपल नेचर के ह्यूमन कैरेक्टर हैं। एंड सिंप्लिसिटी और ह्यूमन कैरेक्टर इज समथिंग फ्लैट वी एसोसिएट विद द विलेज लाइफ। और यही चीज़ गांव वालों की खास बात होती है कि गांव के लोगों के कैरेक्टर जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, जिसको हम गांव वालों से जोड़ देते हैं ये चीज़ें। एटमॉस्फेयर ऑफ पीसफुल सेक्लूजन, वातावरण कैसा है, पीसफुल है वातावरण, और सेक्लूजन का भी है, एकांत का भी है। Above all, the title is justified by the fact that this novel deals with the quiet life of the countryside। तो ये टाइटल को हम इसलिए भी सही मान सकते हैं क्योंकि नावल के अंदर जो एटमॉस्फेयर है वो एक पीसफुल है और शहर से कटा हुआ है, शहर का कोई ज़्यादा दखल नहीं है उसके अंदर। कंट्री साइड की जो पीसफुल लाइफ है, क्वाइट लाइफ है, उससे डील करता है। द एटमॉस्फेयर दैट प्रिवेल्स इन द नॉवल इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ पीस एंड सेक्लूजन। तो एटमॉस्फेयर जो नॉवल में प्रचलित है, प्रिवेल का मतलब फैला हुआ है, वो एटमॉस्फेयर है पीस का और सेक्लूजन का। ट्रॉय कम्स इनटू दिस क्वाइट वर्ल्ड विद ऑल हिज लाउडनेस एंड चीपनेस। और ऐसे वातावरण के अंदर जब ट्रॉय आता है अपनी लाउडनेस और चीपनेस के साथ, लाउडनेस का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो बहुत ज़्यादा शोवी है, दिखावटी है, और चीपनेस थोड़ा सा घटियापन भी है। हिज नेचर इज़ फॉरेन टू द टोन ऑफ कंट्री साइड, और उसका नेचर जो है वो अलग है, सबसे फॉरेन है, मतलब उनके लिए अलग है थोड़ा, गांव वालों के लिए। दिस फॉरेन एलिमेंट इज पर्ज्ड बाय ए वायलेंट एक्शन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल। और यही जो फॉरेन एलिमेंट है उसके अंदर जो गांव वालों से मैच नहीं करता, उसको पर्ज कर दिया जाता है। पर्ज का मतलब उसका शुद्धिकरण कर दिया जाता है, छान दिया जाता है एक वायलेंट एक्शन से, एक हिंसक कार्य द्वारा। कौन सा हिंसक कार्य था वो? मार देता है ना उसको, बोल्डवुड मार देता है बस, तो उस वो एलिमेंट फॉरेन एलिमेंट पे चला जाता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, ये सबसे उचित टाइटल इसलिए है, दस इन द मेन द टोन ऑफ द नॉवल इज एग्जैक्टली व्हाट द टाइटल डिस्क्राइब्स इट टू बी। तो नॉवल की टोन भी ऐसी है जैसा कि उसका टाइटल है। द पीपल हु लिव हेयर लिव फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। तो जो लोग गांव के इस गांव में रहते हैं वो वास्तव में उस कोलाहल करती भीड़ के संघर्ष से बहुत दूर रह रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो पल 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 लड़ाई झगड़े हैं, संघर्ष है, हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, किसी को कोई चैन नहीं है, हर कोई व्यक्ति कमाने में लगा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने तक सीमित रहते हैं, है ना, जानते नहीं हैं, सारा दिन भागम भाग में रहते हैं। तो इसको इग्नोबल स्ट्राइफ का है, इन सारी एक्टिविटीज़ को। गांव वाले लोग सभी आपस में प्रेम प्यार से रहते हैं, उनके पास खूब टाइम होता है एंजॉय करने को, ज़्यादा टेंशन नहीं होती, कोई दौलत के पीछे नहीं भागते हैं वो। तो वो चीज़ बताइए कि वो उस कोलाहल से दूर है। तो ये जो टाइटल है इस बात में भी अप्रोप्रिएट है। देयर इज़ नो पॉलिटिक्स हेयर, गांव में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है। देयर इज़ हार्डली एनी हिपोक्रेसी और डिसेप्शन हेयर, कोई हिपोक्रेसी नहीं है, हिपोक्रेसी का मतलब पाखंड नहीं है, दिखावा नहीं है, डिसेप्शन नहीं है, धोखा नहीं है। द पीपल हु लिव हेयर आर क्वाइट एंड कंटेंटेड, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो क्वाइट हैं, शांत हैं, और कंटेंटेड हैं, संतुष्ट हैं। द टाइटल ऑफ द नॉवल इज़ देयर फॉर अनडाउटेडली अप्रोप्रिएट, तो अप्रोप्रिएट टाइटल है, कोई शक नहीं है। इट हैज़ ब्यूटी, इट ऑल्सो हैज़ ए यूटिलिटी इन द सेंस दैट इट एड्स टू द टोटल एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवल। और ये जो टाइटल है ये नॉवल के एटमॉस्फेयर में ऐड ही करता है कुछ, यानी हमें समझाने में सहायता करता है कि नॉवल किस तरह की है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट रोना ब्लिथ कमेंट्स ऑन द टाइटल ऑफ द नॉवल। तो रोना ब्लिथ ने भी टाइटल के बारे में एक विचार लिखे हैं। He writes, far from the madding crowd is really a questioning title for a novel which is about disturbance in context traditionally accepted for its passivity। तो वो ये लिखते हैं कि far from madding crowd का ये जो टाइटल है ये वास्तव में उसको इंगित करता है कि किस तरह से एक पैसिव लाइफ के अंदर एक डिस्टर्बेंस आ जाता है। ये जो गांव वालों की लाइफ होती है ना, पहले तो एकदम शांत चल रही होती है, लेकिन जब ये ट्रॉय आ जाता है तो किस तरह से उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, उसको भी इंगित करता है। The period in which story is set, although frequently designated as a golden one in history of English agriculture, और जिस पीरियड की ये बात हो रही है इस नावल के अंदर, वो पीरियड गोल्डन वन था हिस्ट्री में, गोल्डन पीरियड के रूप में जाना जाता था।
खास करके इंग्लिश के जो एग्रीकल्चर थी उसमें, यानी इंग्लिश की जो कृषि थी अंग्रेज़ों की इस समय बहुत ज़्यादा अपने टॉप पर थी, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ था, अकाल और ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इसके बाद में, इस पीरियड के बाद जब ये नावल लिखी ना उसके बाद में। इट ड्यू ब्रेथ एज इट वर बिटवीन टू स्ट्रेचेज ऑफ फार्मिंग डिप्रेसिंग वाज नॉनथलेस वन ऑफ अनसेटलमेंट एंड चेंज। तो उसके बाद का जो युग आया था ना उसमें अनसेटलमेंट हुआ और काफ़ी चेंज भी आया। बट दीज चेंजेस हैव नॉट फिल्टर्ड थ्रू टू वेदरबरी टू एन एक्सटेंट विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू एंडेंजर इट्स एंशियंट फुटिंग्स और टू डिस्ट्रॉय इट्स कंटेंटमेंट विद सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ये याद रखने की तो ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी लैंग्वेज बहुत हार्ड है और लंबी है, लेकिन इसमें यही बात बताई गई है कि वेदरबरी जो था इन सब से अछूता था, उसको इतना ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके लोगों की कंटेंटमेंट को वो डिस्ट्रॉय कर दे या कोई इम्प्रूवमेंट का कोई स्थान बने, ऐसा कुछ नहीं था। आगे और इसका कमेंट है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड इज ऑल्सो ए क्वेश्चनिंग टाइटल अबाउट डिस्टर्बेंस इन एन एरिया विच इज़ ट्रेडिशनली काम एंड पैसिव। तो ये एक क्वेश्चन भी है कि किस तरह से उस एरिया में डिस्टर्बेंस आ जाता है जो अपनी शांति और निष्क्रियता के लिए फेमस है। फर्दर एम्फेसिस ऑन द एंशिएंट क्वाइट is maintained by Hardy setting his novel in the 1840s. This was on the brink of so-called golden period. Good. हाँ, अलॉट हो गया ना। तो 1840 का एरिया इसके अंदर दिखाया गया, 1840 का समय का लगभग इसमें विवरण है। और ये जो टाइम था 1840 था, ये लगभग ब्रिंक पर था, किनारे पर था, जो गोल्डन पीरियड था ब्रिटिश एग्रीकल्चर का उसका। उसके बाद में पोस्ट वाटरलू ईयर्स ऑफ एनक्लोजर, वो एक नया युग आ जाता है, पोस्ट वाटरलू युग बोलते हैं उसको। वाटरलू एक युद्ध हुआ था जिसमें नेपोलियन मारा गया था, 1815 की बात है शायद ये। द टेरिबल फार्मिंग डिप्रेशन विच वॉज टू बिगिन इन द लेट 1870s एंड कंटिन्यू राइट अप टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज नॉट सस्पेक्टेड। और उसके बाद में फार्मिंग डिप्रेशन आया था, डिप्रेशन का मतलब मंदी आई थी उसके बाद में, जो 1870 के आसपास शुरू हुई थी। तो ये जो नॉवल है, हाँ 1870, काफ़ी पहले की बात है ये।